संस्कृत निबंध हम और हमारा आदर्श इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगी। इसके पहले भी मैंने इसके बारे में पार्ट 1 करके पढ़ाया है और जो शेष बचा है उसे आज मैं बताऊंगी, उसकी व्याख्या करूंगी, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। विकसित देशों की समृद्धि के पीछे कोई रहस्य नहीं छिपा है। लेखक APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि जो देश विकसित है उनके विकसित होने का कोई ऐसा रहस्य नहीं है कि जिससे वह विकसित हो, अर्थात अपने देश को विकसित बनाने के लिए हम भी वह कार्य कर सकते हैं। ऐतिहासिक तथ्य बस इतना है कि इन राष्ट्रों जिन्हें G8 के नाम से पुकारा जाता है के लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस विश्वास को पुख्ता किया है कि मजबूत और समृद्ध देश में उन्हें अच्छा जीवन बिताना है। तब सच्चाई उनकी आकांक्षाओं के, उनकी इच्छाओं के अनुरूप ढल गई। लेखक का कहने का तात्पर्य है कि उन विकसित देश के लोग अपने मन में यह ठाना है कि हमको अपने देश को विकसित करने के लिए हर संभव सभी प्रयास करना है, अथक परिश्रम करना है। अब बच्चों इस गद्यांश की मैं व्याख्या करूंगी कि इस गद्यांश के माध्यम से लेखक यह बताना चाह रहा है कि विकसित देशों की प्रगति के आधार पर इस मनोवैज्ञानिक तत्व को उसने स्पष्ट किया है कि हम जैसा सोचते हैं, अपने दृढ़ निश्चय और पुरुषार्थ से वैसे बन जाते हैं। अर्थात लेखक का कहने का तात्पर्य है कि यदि हम अच्छा बनने को सोचेंगे तो अच्छा बनेंगे, और यदि हम परिश्रम नहीं करेंगे, आलसी बने रहेंगे, तो हम अपने कार्य में सफल नहीं होंगे, ना तो हम अपने देश को आगे बढ़ा सकेंगे। तो लेखक इस गद्यांश के माध्यम से कह रहा है कि देश की युवा पीढ़ी को अपनी सफलता के पीछे निहित कारणों का प्रेरणास्पद ज्ञान प्रदान करते हुए लेखक अब उन देशों की सफलता के कारणों पर दृष्टिपात करते हुए, अर्थात जो विकसित देश हैं वह क्यों सफल हुए हैं उसके कारण को देखते हुए उन्हें विकसित राष्ट्र अथवा G8 के नाम से क्यों जाना जाता है, उसके बारे में लेखक बता रहा है कि वे इन देशों में हुई आश्चर्यजनक प्रगति के पीछे निहित कारण को किसी आश्चर्य के भाव से नहीं देखते। अर्थात जो विकसित देश हैं, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनका देश कैसे विकसित हुआ है, कैसे उसमें सफलता पाया है, वह एक हर मतलब उसको आश्चर्य की दृष्टि से नहीं देखते कि हमारा देश विकसित हो गया, हमने ऐसे सफलता पा लिया। वह हर दिन प्रत्येक दिन एक जैसा रहते हैं और एक जैसे काम करते हैं। उनके लिए कोई अपने देश को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कोई अलग से वह काम नहीं होता, ना तो अलग से उसके लिए वह मेहनत करते हैं, बल्कि हर दिन प्रतिदिन वह एक जैसा कार्य करते हैं। लेखक कह रहा कि इस प्रगति के पीछे उनके लिए कोई रहस्य नहीं होता है। उनके अनुसार यदि इन विकसित देशों के विगत इतिहास पर, माने बीते हुए इतिहास पर दृष्टिपात किया जाए, बीते हुए इतिहास को देखा जाए, तो यही ज्ञात होगा कि इन देशों ने लोगों की प्रत्येक पीढ़ी ने, या इन देशों के लोगों की प्रत्येक पीढ़ी ने दीर्घावधि माने बहुत समय तक अपने मन में इस विश्वास को दृढ़ रखा, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखा और उन्हें अपने
देश को अधिकाधिक सशक्त बनाना है, ऐसा उन्होंने अपने मन में ठाना और अपने देश को प्रत्येक स्थिति में आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बनाकर उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन खुशहाल बनाना है, ऐसा उस देश के लोगों ने अपने मन में सोचा, ठाना और किया। तो लेखक का कहने का तात्पर्य है कि हम भी अर्थात हमारे देश के जो निवासी हैं उनको भी ऐसा सोचना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तभी हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने अर्थात उन विकसित देशों के लोगों ने अपने मन में यह निश्चय किया कि हमें अपने ही देश में सब प्रकार से संपन्न जीवन बिताना है। अर्थात लेखक का कहने का तात्पर्य है कि संपन्न जीवन बिताने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए हमें किसी अन्य देश का सहारा नहीं लेना है, हम अपने ही देश में आगे बढ़ेंगे। अपने इस दृढ़ विश्वास को बनाए रखकर ही उन्होंने अपने देश की उन्नति के लिए सभी क्षेत्रों में कार्य किया और अनंतः अनेक आश्चर्यजनक उपलब्धियां भी हासिल की। इस प्रकार लेखक का कहने का तात्पर्य है कि यह विकसित देशों की उच्च आकांक्षा, उनकी इच्छा, व्यापक सोच, जो उनकी बड़ी सोच है और दृढ़ विश्वास का ही वह परिणाम था, जो कि उन्होंने जैसा सोचा वैसा चाहा, जैसा सोचा वैसा किया और वैसा ही वह पाए। इस प्रकार लेखक का कहने का तात्पर्य है कि वैसा ही अपने वास्तविक जीवन में उन्हें प्राप्त हो सका और उनकी अभिलाषा, उनकी इच्छा अपने वास्तविक रूप से वह साकार हो पाई जो वह चाहते थे और वे अपने देश को एक विकसित देश बनाने में सफल रहे। तो लेखक कह रहा है कि आज की युवा पीढ़ी से मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसे ही दृढ़ इच्छा शक्ति अपने मन में रखें और अपने देश को सफल बनाने में अग्रणी बने। लेखक अपने उसका जो निबंध है हम और हमारा आदर्श आत्मकथात्मक लेख है, तो इस लेख के माध्यम से वह लोगों को यह बताना चाहा है कि हमको किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। अब आगे देखिए गद्यांश। लेखक कह रहा है कि मैं यह नहीं मानता कि समृद्ध और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी या भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना कोई गलत सोच है। जैसे कह रहा उदाहरण के तौर पर मैं खुद न्यूनतम वस्तुओं का भोग करते हुए जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, माने कम से कम वस्तुओं का भोग करते हुए अपने जीवन को बिता रहा हूँ, लेकिन मैं सर्वत्र समृद्धि की कद्र करता हूँ। लेकिन लेखक का कहने का तात्पर्य है सर्वत्र माने हर जगह, चाहे देश समृद्ध हो, देश के लोग समृद्धशाली हो, मैं सबका कद्र करता हूँ, क्योंकि समृद्धि अपने साथ सुरक्षा तथा विश्वास लाती है, जो हमारी आज़ादी को बनाए रखने में सहायक है, हमको स्वतंत्र कराने में सहायक है। अतः अपने आसपास हम देखेंगे तो पाएंगे कि खुद प्रकृति भी कोई काम आधे अधूरे मन से नहीं करती। किसी लेखक उदाहरण दे रहा है कि आप किसी बगीचे में जाइए, मौसम में आपको फूलों की बहार देखने को मिलेगी, अथवा आप ऊपर की तरफ देखें तो यह ब्रह्मांड आपको अनंत रूप से फैला हुआ दिखाई देगा, जिसकी कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। केवल हम ब्रह्मांड को देखें और सोचें तो हम सोच भी नहीं पाएंगे, वह हमारे यकीन से बड़ा है, परे है। सोचते सोचते हम थक जाएंगे और सोचना छोड़ देंगे। इस प्रकार प्रकृति का दिया हुआ यह वस्तु हमारे पास जो है। अब इस गद्यांश की व्याख्या देखिए कि लेखक इस गद्यांश के माध्यम से हमको क्या बताना चाह रहा है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने
अथवा भौतिक तथा अध्यात्म दोनों को ही व्यक्ति के लिए, हमारे लिए आवश्यक बताते हुए समृद्ध अथवा भौतिक प्रगति के महत्व पर प्रकाश डाला है। लेखक अपने चिंतन के आधार पर लेखक यह कह रहा है कि समृद्धि या भौतिकता तथा सांसारिकता और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं। वह यह तीनों चीजें एक दूसरे के विरोधी हैं। यह पूर्णतया अनुचित मान्यता है। वे समृद्ध और अध्यात्म दोनों को ही समन्वयात्मक रूप से जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं। लेखक कह रहा दोनों एक दूसरे के विरोधी तो हैं, लेकिन हमारे जीवन के लिए समृद्धि और अध्यात्म दोनों ही आवश्यक है। वस्तुतः इसमें संदेह भी नहीं कि हम इस संसार में भौतिक दृष्टि से सफल होकर बेहतर जीवन व्यतीत करने में सफल हो सकते हैं और सब प्रकार से सुखी तथा संतुष्ट व्यक्ति ही अध्यात्म की ओर आकृष्ट हो सकता है। भूखा या अभावग्रस्त व्यक्ति अध्यात्म के विषय में बिल्कुल नहीं सोच सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास संसाधनों का अभाव है, वह व्यक्ति भूखा है, तो सबसे पहले उसे अपने संसाधनों को पूरा करने, अपने पेट को पूरा भरने को दिखाई देगा, उसे और कुछ नहीं दिखाई देगा। लेखक कह रहा है कि इसी आधार पर वह सोचते हैं कि, और लेखक यह कहता भी है कि भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखना किसी भी प्रकार से अनुचित नहीं है, किसी भी प्रकार से वह गलत नहीं है और न ही अध्यात्म विरोधी कार्य है। और हमें भौतिक वस्तुओं की अभिलाषा रखते हुए, भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखते हुए अपने जीवन को यथासंभव सुविधापूर्ण बनाने का प्रयास करना चाहिए। लेखक यह युवाओं को संदेश दे रहा है और इस प्रकार से लेखक ने आरंभ से ही अपने जीवन में कम से कम वस्तुओं का उपभोग करते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया और बहुत आगे बढ़ा, बहुत एकदम उच्चतम शिखर पर वह पहुँच गया। लेकिन लेखक कह रहा कि फिर भी सर्वत्र माने सभी तरफ आध्यात्मिक और समृद्धि का सम्मान करते हुए उसे व्यक्ति के जीवन में नितांत आवश्यक बताते हैं और उनकी यह प्रबल मान्यता भी है कि यदि हम आर्थिक दृष्टि से संपन्न होंगे तो हम सभी दृष्टियों से सुरक्षित रहेंगे। हमारे पास सब सुख सुविधाएं रहेगी तो हम सुरक्षित भी रहेंगे, लेखक का यह मानना है। समृद्धि की स्थिति में हम धन, मकान, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा आदि के अभाव में उन्नति के दिशा में आगे बढ़ने से वंचित न रह सकेंगे, यह भी लेखक का मानना है। सभी संकटपूर्ण स्थितियों में हमारे पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध होंगे और आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने पर भी हमारे मन में अपनी उन्नति, प्रगति और सुरक्षा के प्रति अधिकाधिक विश्वास होगा। इस प्रकार से लेखक कह रहा है कि इस विश्वास के साथ ही हम अपनी उन्नति को चरम तक पहुंचाने में सफल होंगे और अपने देश को विकासशील देशों में ले जाएंगे। इस प्रकार लेखक इन युवा पीढ़ी को यह संदेश देना चाहता है कि हमें केवल अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए और देश में रहने वाले लोगों के बारे में सोचना चाहिए और उस प्रकार से कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों यह अध्याय खत्म हो गया। अब इसके आगे जो होगा इसको कल पढ़ाया जाएगा।